हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है जेसीईआरटी फिजिक्स मॉडल सेट 4। हम लोग इसके सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल थॉट है कि आपको टेंशन कम लेना है और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। आपको पर डे अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, ना कि टेंशन लेना है। जनरली देखा जाता है स्टूडेंट्स एग्जाम का टेंशन ज्यादा लेते हैं और मेहनत कम करते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको पर डे अपने परफॉर्मेंस को प्रीवियस डे से थोड़ा थोड़ा ही अगर आप इम्प्रूव करते हैं तो डेफिनेटली एक दिन आप में बड़ा चेंज आएगा और वो पॉजिटिव चेंज आपके एग्जाम के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा। सो डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जेसीईआरटी के तरफ से मॉडल सेट 4 में टोटल 35 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चंस के लिए एक एक अंक दिए जाएंगे और हर एक क्वेश्चंस अनिवार्य है और गलत आंसर के लिए कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा और इसके लिए 1 आवर 30 मिनट अलॉटेड होंगे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is the unit of electric field? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसा कि आप फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला इज F by Q। तो फोर्स बाय Q, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम। सो F by Q फॉर्मूला का अगर आप यूज करते देन इट्स यूनिट विल बी न्यूटन पर कूलॉम। तो न्यूटन पर कूलॉम इज द करेक्ट आंसर। अगर कोई स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज करते हैं माइनस dV by dx, इन दैट केस आपका यूनिट होगा वोल्ट पर मीटर। तो इसे भी आप याद रखेंगे, न्यूटन पर कूलॉम या वोल्ट पर मीटर, बोथ आर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म फील्ड द डाइपोल एक्सपीरियंसेस। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डाइपोल कंटेन्स इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम स्मॉल डिस्टेंस, और जब आप इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो टोटल फोर्स अगर मैं बोलूं तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। एज ए रिजल्ट इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो होगा 0। लेकिन डाइपोल पर जो टॉर्क लगेगा, ये फोर्स इसे रोटेट कर सकता है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो उसे हम लोग निकालने के लिए करेंगे फोर्स का वैल्यू होगा Q इंटू ई इन अपोजिट डायरेक्शंस, और दोनों फोर्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल इज 2L और इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ के अलोंग अगर थीटा एंगल हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा 2L sin थीटा। तो टॉर्क के लिए हम लोग यूज करेंगे एनी वन फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसे सॉल्व करने पर आपको मिलेगा QE 2L साइन थीटा, और जैसा कि आप जानते हैं Q और 2L इसे हम लोग P लिख सकते हैं। सो इट इज PE साइन थीटा। इसी को वेक्टर फॉर्म में हम लोग P क्रॉस E भी लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दिस डाइपोल एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। तो जब आप डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस करते हैं तो ये सिर्फ टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। अगर इसे यूनिफॉर्म फील्ड के जगह पर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अगर हम लोग प्लेस कर दें तब ये रिजल्टेंट फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा एज वेल एज टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगा। बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इसमें यूनिफॉर्म फील्ड है, सो इट ओनली एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करें। टू कॉपर स्फीयर्स ऑफ सेम रेडियस, वन सॉलिड एंड अदर hollow are charged to the same potential। तो आपके पास एक hollow sphere है और एक solid sphere है। this one is the solid sphere and this one is the hollow sphere। दोनों केस में जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q by R।
क्योंकि दोनों को हम लोगों ने सेम पोटेंशियल दिया है, तो अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है और दोनों का रेडियस भी सेम है, तो इट मींस उस पर जो चार्ज होंगे वो चार्ज भी सेम होंगे। व्हाई? बिकॉज चार्ज ऑलवेज स्टेज ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। यहाँ पर ये दोनों कॉपर के बने हैं, तो चाहे ये हॉलो हो या सॉलिड, हॉलो के केस और सॉलिड के केस, दोनों केस में चार्ज ओनली स्टेज ऑन द सरफेस, सिर्फ सरफेस पर चार्ज होगा, उसके वॉल्यूम में कोई चार्ज नहीं होगा। एज ए रिजल्ट दोनों केस में वोल्टेज आपको सेम मिलेगा व्हेन चार्ज आर सेम। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा, बोथ विल हैव एन इक्वल चार्ज। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। मैं पेन का कलर थोड़ा चेंज कर देता हूं so that it will be easily visible. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करें। क्वेश्चन नंबर 4, a Gaussian sphere encloses an electric dipole within it. The total flux across the sphere. तो गॉसियन स्फीयर के अंदर में हमारा एक डाइपोल है, और जैसा कि आपको पता है डाइपोल कंटेन्स इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, और फ्लक्स के लिए गॉस थ्योरम का अगर हम लोग यूज करते हैं, देन यू हैव टू फाइंड टोटल इनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल इनक्लोज्ड चार्ज की अगर बात करें तो माइनस क्यू और प्लस क्यू को जब आप ऐड करेंगे, देन यू विल गेट क्यू इनक्लोज्ड इज जीरो। सो जीरो बाय एप्सिलॉन नॉट इज जीरो। सो डेफिनेटली आपको जो टोटल फ्लक्स मिलेगा वो मिलेगा जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अ सोप बबल इज गिवन अ नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस। जब सोप बबल पर आप नेगेटिव चार्ज देंगे, तो जैसा कि आपको पता है कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये जो निगेटिव निगेटिव चार्जेस हैं ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एज ए रिजल्ट ये आपका स्फीयर एक्सपेंड करेगा। एज ए रिजल्ट इसका जो रेडियस होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +3 माइक्रोकूलम एंड अनदर वन इज -8 माइक्रोकूलम अट्रैक्ट each other with a force of 1 न्यूटन। तो यहाँ पर दोनों के बीच का डिस्टेंस मेंशन नहीं है। दोनों का चार्ज, फर्स्ट वन का चार्ज है +3 माइक्रोकूलम और दूसरे का चार्ज है -8 माइक्रोकूलम। और जैसा कि आप जानते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, मतलब +3 माइक्रोकूलम एंड -8 माइक्रोकूलम इसके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका प्रोडक्ट हमें मिल रहा है -24 माइक्रो स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ये इसके प्रोपोर्शनल होगा। तो हमें नंबर्स पर ध्यान देंगे कि -24 है। अगर हम दोनों पर इन सेकेंड सेंटेंस इट इज मेंशन दैट अ चार्ज ऑफ +5 माइक्रोकूलम इज एडेड टू ईच ऑफ देम। तो दोनों पे हम लोग +5 माइक्रोकूलम का चार्ज प्लेस कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले इस पर +3 माइक्रोकूलम था, इस पर मैंने +5 माइक्रोकूलम फिर से ऐड कर दिया। सो टोटल चार्ज इसका होगा +5 +3 दैट इज प्लस, तो इसका आंसर मिलेगा +8 माइक्रोकूलम। सिमिलरली जो दूसरा स्फीयर है इस पर भी जब आप +5 माइक्रोकूलम का चार्ज ऐड करेंगे, तो ये माइनस और प्लस जब दोनों को आप एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे तब आपको मिलेगा -3 माइक्रोकूलम। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पर भी प्रोडक्ट अगर मैं निकालूं तो यहाँ पर भी जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +8 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम। तो यहाँ भी हमें जो प्रोडक्ट है वो प्रोपोर्शनल मिल रहा है -24 माइक्रो स्क्वायर कूलम स्क्वायर के। मींस दोनों में कोई चेंजेस नहीं होगा। पहले भी इन दोनों के बीच दोनों अपोजिट नेचर के फोर्स थे, तो अपोजिट नेचर के फोर्स क्या करते हैं, एक दूसरे को
अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर भी +8 और -3 दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विथ द सेम फोर्स। तो सो फोर्स इज 1 न्यूटन अट्रैक्टिव। सो करेक्ट आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करें। A parallel plate capacitor is charged, then the charging battery is disconnected। तो हम लोग कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं बाय अ बैटरी, और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं। इससे क्या होगा, इस पर चार्ज, फर्स्ट प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरे प्लेट पर हमारा नेगेटिव चार्ज, अगर पहले पे +Q दूसरे पर -Q चार्ज डिपॉजिट होगा। नाउ इस बैटरी को आपको रिमूव कर देना है और दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाना है। तो यू कैन से दैट कि जब आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो आपको एक्सटर्नली वर्क करना होगा, और ये वर्क इसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। एज ए रिजल्ट इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इंक्रीज करेगा। इसे आप सिंपली इस तरह से बोल सकते हैं कि इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज Q by A इज द सिग्मा। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और फर्स्ट केस में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी Q by A इज द सिग्मा, और सिग्मा में जब आप एप्सिलॉन नॉट डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। और अगर पहले डिस्टेंस है D तो ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस। और जब सेकेंड केस में आप दोनों के बीच का डिस्टेंस को लेकर सपोज इंक्रीज करके कैपिटल D कर देते हैं, देन इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो वही रहेगा, बट पोटेंशियल जो होगा वो E इंटू कैपिटल D, और E का वैल्यू है Q एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। चूंकि हमारा कैपिटल D इंक्रीज हो गया है, सो फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा। सो करेक्ट आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8, इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर मींस। तो इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के प्लेट पर जब आप चार्ज को इंक्रीज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एज यू नो Q इज इक्वल टू CV। तो जब चार्ज को इंक्रीज करते हैं तो डेफिनेटली उसके बीच का जो पोटेंशियल है वो भी इंक्रीज करता है। सो इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। बट कैपेसिटेंस में क्या होता है, सिंस कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ Q बाई V, तो आप अगर चार्ज को इंक्रीज कर रहे हैं तो ये पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है, सो दैट द रेशियो हमारे सेम मिलेगा, इट विल रिमेन सेम। सो पोटेंशियल इंक्रीजेस और कैपेसिटेंस हमें चेंज नहीं होता है, कैपेसिटेंस ये अनचेंज। सो करेक्ट आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करें। क्वेश्चन नंबर 9, टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी 6 माइक्रोफैराड ईच आर अवेलेबल, द मिनिमम एंड मैक्सिमम कैपेसिटेंस व्हिच मे बी ऑब्टेन्ड आर। तो टू कैपेसिटर्स हैं 6 माइक्रोफैराड के। सपोज करिए दो कैपेसिटर को अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा दैट विल बी 1 by C plus 1 by C। जब इसे आप सॉल्व करेंगे देन इट विल बी 2 by C। सो C इक्विवेलेंट विल बी C by 2। यहाँ पर C का वैल्यू है 6 माइक्रोफैराड, तो 6 माइक्रोफैराड by 2 दैट इज 3 माइक्रोफैराड। तो एक इसमें इक्विवेलेंट आपको मिलेगा 3 माइक्रोफैराड का। और जब इसी दोनों कैपेसिटर को आप पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो इस केस में जो C इक्विवेलेंट होगा वो होगा C1 प्लस C2, दोनों का वैल्यू सेम है, सो इट विल बी C प्लस C दैट इज 2C। और जैसा कि आप जानते हैं कि C का वैल्यू है 6 माइक्रोफैराड, तो जब आप 2 इंटू 6 माइक्रोफैराड को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 12 माइक्रोफैराड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर कैपेसिटर को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, और जब कैपेसिटर को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होता है। सो तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो 3 माइक्रोफैराड एंड 12 माइक्रोफैराड का मिलेगा। तो मिनिमम वैल्यू आपको कब मिलेगा, जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब आप पैरेलली कनेक्ट करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि दिस वन इज बेसिकली ये बैलेंस्ड वेट स्टोन ब्रिज की तरह बिहेव करेगा, और जो हमारा बीच का कैपेसिटर है वो आप यहां से रिमूव कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, और अगर आप इसको रिमूव कर देते हैं देन आपको जो सिंपल केस मिलेगा वो आप बोल सकते हैं कि ऊपर का ये जो दोनों कैपेसिटर है ये सीरीज में कनेक्टेड है, हैविंग वैल्यू 3C और 3C, और जो नीचे का दो कैपेसिटर है 3C और 3C, these two are also connected in series। और सीरीज के केस में अगर मैं इसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से रिप्लेस करूं तो इसका जो वैल्यू होगा, इन पैरेलल के केस में आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। सॉरी, ये दोनों सीरीज में है, सीरीज के केस में आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, C1 into C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो आपको वैल्यू मिलेगा इसमें आपको पुट कर देना है, पुट करना है 3C into 3C डिवाइडेड बाय 3C प्लस 3C दैट इज 6C। तो ये 3C से ये कट के 2 आ गया, सो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आपको मिलेगा दैट इज 3C/2। सिमिलरली नीचे में इन दोनों का भी अगर आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो ये भी आपको आएगा 3C/2। नाउ यू कैन से दैट ऊपर में 3C/2 और नीचे में 3C/2 ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, जिनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा सिंपली आपको दोनों को ऐड करना है, दैट इज 3C/2 प्लस 3C/2। व्हाई? बिकॉज C इक्विवेलेंट इज C1 प्लस C2। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे सो करेक्ट आंसर इज 3C। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 3C। Next question, if a dielectric be introduced between the plates of a parallel plate capacitor, then the value of capacitance, अगर आप dielectric introduce करते हैं then capacitance will be epsilon naught into ER A by D। तो dielectric के विदाउट डायलेक्ट्रिक ये होता था epsilon naught A by D, लेकिन अब डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के कारण ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी से मल्टीप्लाई हो जाता है, सो कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द वेट स्टोन ब्रिज मोर एक्यूरेट देन अदर मेथड्स ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंस। तो वेट स्टोन ब्रिज जब बैलेंस्ड होता है तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है, इट बेस्ड ऑन नल मेथड, सो इट विल गिव यू मोर एक्यूरेट वैल्यू। तो करेक्ट आंसर है इट इज बेस्ड ऑन नल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट आर कंसीक्वेंसेस ऑफ। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जिसमें कि हम लोग समेशन ऑफ I को जीरो करते हैं, ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, और सेकंड लॉ जिसमें कि हम लोग एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं इन क्लोज्ड लूप, तो ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, तो इसका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, द लेंथ एंड रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्टेन वायर इज डबल्ड साइमल्टेनियसली देन। तो इस क्वेश्चन में रेडियस एंड लेंथ दोनों को हम लोग डबल कर रहे हैं, तो आप जैसा कि आप जानते हैं R इज इक्वल टू रो L बाई A, एंड A क्रॉस सेक्शन को हम लोग लिख सकते हैं पाई R स्क्वायर। तो अगर इसमें हम लोग लेंथ को डबल कर दें, मतलब न्यूमरेटर में डबल कर दें और रेडियस को भी डबल कर दें, तो 2 स्क्वायर दैट इज 4, तो ये 1 2 कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज हाफ। तो आप बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस विल बी हाफ। तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, रेजिस्टेंस विल बी हाफ, और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है the length and radius of an electric resistance of a certain wire are doubled simultaneously। तो रेजिस्टेंस हमारा जो हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, सो इट विल नॉट चेंज, सो करेक्ट आंसर इज बी।
Next question 15. The resistances in 4 arms of Whetstone Bridge are follows. In which case the bridge is balanced? तो ब्रिज बैलेंस्ड कब होता है? जब P by Q is equal to R by S, ये रेशियो इक्वल हो। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में, इस ऑप्शन में, यहाँ पर ये ऑप्शन बी लिखा हुआ बट दैट में भी डी होना चाहिए। तो इस केस में अगर आप इसको पुट करते हैं 4/4 4/4 तो ये आपको इक्वल मिलेगा। सो करेक्ट आंसर इज दिस वन। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलती से बी लिखा हुआ है, तो दिस वन इज बी, दिस वन इज सी, दिस वन इज डी। तो लास्ट ऑप्शन जो है जिसमें कि चारों वैल्यू 4 ओम है, दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वायर P is half the diameter and half the length of a wire Q of similar material. The ratio of resistance of P to that Q is. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग वायर P का रेजिस्टेंस फाइंड करें तो यहाँ पर मेंशन है वायर P is half the diameter। तो अगर P का रेजिस्टेंस आप फाइंड करते हैं तो आप लिखेंगे रो L बाई ए। इसमें सब कुछ P का रेजिस्टेंस होना चाहिए, लेंथ भी P का, एरिया भी P का। तो रो L P का लेंथ और एरिया के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं पाई R, किसका रेडियस? तो ये रेडियस होगा ठीक है, पाई आर स्क्वायर। और रेडियस के जगह पर आप डायमीटर भी मेंशन कर सकते हैं। तो जब आप डायमीटर मेंशन कर दें देन इट विल बी रो एल पी पाई। रेडियस को अगर डायमीटर में लिखें तो एज यू नो डायमीटर का हाफ करने पर d/2 इज द रेडियस। तो इसका आपको स्क्वायर करना है और इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करिएगा, यू विल गेट 4 रो एल पी बाई पाई डी स्क्वायर। तो दिस रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस ऑफ पी। सिमिलरली अगर हम लोग क्यू के लिए लिखें तो सेम वे में हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ क्यू लिख सकते हैं, दैट इज 4 रो एल क्यू बाई पाई डी। बट यहाँ पर जो इनिशियल डी था वो पी का था और ये जो डी होगा वो क्यू का होगा। नाउ इसका रेशियो आपको फाइंड करना है और क्वेश्चन में मेंशन है वायर पी इज हाफ द डायमीटर एंड हाफ द लेंथ ऑफ वायर क्यू। तो जब आप रेशियो फाइंड करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को, तब आपको मिलेगा आर पी बाई आर क्यू इज इक्वल टू, जिसमें 4 रो पाई ये कैंसल हो जाएंगे और आपको मिलेगा एल पी बाई एल क्यू और आपको मिलेगा डी क्यू बाई डी पी का होल स्क्वायर। अब जस्ट जो इंफॉर्मेशन मेंशन है वो आपको पुट कर देना है। तो वायर पी का जो डायमीटर है half the diameter and half the length of wire Q। wire Q के कंपैरिजन में डायमीटर एज वेल एज लेंथ दोनों हाफ है। तो LP बाई LQ, तो क्वेश्चन में मेंशन है वायर P is half the diameter, तो DP is DP is half of DQ। तो यहां से आपको फाइंड करना है सपोज DQ बाई DP। तो DQ बाई DP आप फाइंड करेंगे देन इट विल बी डबल। सिमिलरली लेंथ ऑफ Q, sorry, length of P is given half of length of Q।
तो यहाँ से आप अगर फाइंड करते हैं LP बाय LQ तो ये वैल्यू आता है हाफ। तो आपको क्या करना है, ये वैल्यू पुट कर देना है। तो जब इसमें पुट करेंगे LP बाय LQ के जगह पर हाफ और DQ बाय DP के जगह पर 2, तो ये 2 का स्क्वायर। सो फाइनली एक 2 कैंसिल हो जाएगा एंड इट इज 2। सो करेक्ट आंसर विल बी 2:1। तो हमारा आंसर होगा C, 2:1। 17, for ohmic conductor the drift velocity and electric field applied across it are related as। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा फोर्स लगता है और वो ज्यादा एक्सेलरेट करेगा और वो उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगा। सो इट इज प्रोपोर्शनल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, an external resistance capital R is connected to a cell of internal resistance R, the current in the circuit is maximum। तो ये आप ध्यान रखेंगे जब सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दैट इज स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, तब उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। सो ये दोनों का वैल्यू सेम जब होगा तो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोटॉन इंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला विथ वेलोसिटी। तो यहाँ पर गिवन है बी का वैल्यू दैट इज 5 टेस्ला और उसका वेलोसिटी है 4 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड और आपको फाइंड करना है फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का चार्ज एज यू नो इट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और जब फोर्स आप फाइंड करेंगे तो एज यू नो फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पर होगा QB क्रॉस B। एज ए रिजल्ट यहाँ क्रॉस को जब आप हटाएंगे तो एंगल है sin थीटा, तो QVB sin थीटा। तो यहाँ पर चार्ज की जगह पर आपको लिखना है 1.6 × 10⁻⁻19। वेलोसिटी के जगह पर लिखना है 4 × 10⁻⁷ और B का वैल्यू मेंशन है 5 टेस्ला और यहाँ पर एंगल है 90 और एज यू नो राइट एंगल के केस में थीटा आपको 90 पुट करना है और sin 91 होता है। नाउ जस्ट इसे आपको सॉल्व करना है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एज यू नो 5 × 4 ये हो जाएगा 20 और ये 1.6 है तो इसे आप बाय 10 लिख सकते हैं डेसिमल को और ये 0 1 कैंसिल कर सकते हैं और 16 × 2 ये हो जाएगा 32 और 10⁻⁻90 और ये 10⁻7 तो -19 + 7 इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻12। तो हमें सर्च करना है दैट मच न्यूटन। इसी को आप अगर 10 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁻11 न्यूटन। तो करेक्ट आंसर जो है वो है बी दैट इज 3.2 × 10⁻⁻11 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स each carrying a current of 1 ampere in the same direction are placed 1 meter apart. The force of attraction between them। तो दोनों में अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा बाय फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए, जैसा कि आप फॉर्मूला जानते हैं μ0 I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई r। तो जस्ट इसे आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर मेंशन है दोनों में जो करंट का वैल्यू है यहाँ पर μ0 के जगह पर आप लिख सकते हैं 4 पाई × 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 2 पाई और r दोनों के बीच का डिस्टेंस है जो कि 1 मीटर मेंशन है, इट इज 1 मीटर
और I1 और I2 दोनों का वैल्यू है 1 एम्पियर। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। सो करेक्ट आंसर इज ए। और ये सेम डायरेक्शन में करंट है, सो बोथ आर अट्रैक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, द एक्सप्रेशन फॉर लॉरेंट्ज फोर्स। तो लॉरेंट्ज फोर्स हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण फोर्स बताता है। सो रिजल्टेंट फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ मूविंग चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा QE और मैग्नेटिक फील्ड के कारण मूविंग चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो QB क्रॉस B लगेगा। इसे अगर Q कॉमन ले लेते हैं देन इट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस V क्रॉस B। तो इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। सो करेक्ट आंसर इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करें। टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन। तो प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हम लोगों ने देखा कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा हो तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड के रूप में हम लोग टेस्ला का भी यूज करते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर का भी यूज करते हैं, गॉस का भी यूज करते हैं, ऑर्स्टेड का यूज नहीं करते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है विच इज नॉट द यूनिट। तो करेक्ट यहाँ पर जो ऑप्शन आपको टिक लगाना है। सो करेक्ट आंसर इज सी, ऑर्स्टेड का हम लोग यूज नहीं करते। मेंशन एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट है टेस्ला और हम लोग वेबर पर मीटर स्क्वायर का भी यूज करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज टेस्ला। व्हाट इज द लॉरेंट्ज फोर्स। तो लॉरेंट्ज फोर्स जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा कि ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज पर फोर्स को बताता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मेंशन नहीं है। बी वाले में है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सी में है फोर्स ऑन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। सो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो नन ऑफ दीज होगा। 26, the earth behaves as a magnet with magnetic field pointing approximately from geographical। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अर्थ जो है मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और ऊपर की तरफ है ज्योग्राफिकल नॉर्थ और नीचे की तरफ है ज्योग्राफिकल साउथ। और आपको ये पता होना चाहिए कि ज्योग्राफिकल नॉर्थ के नजदीक में मैग्नेटिक साउथ पोल है और ज्योग्राफिकल साउथ के पास में मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होता है मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ की तरफ बाहर में। तो मैग्नेटिक नॉर्थ से मैग्नेटिक साउथ की तरफ ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन हमें चूंकि जो आंसर देना है ज्योग्राफिकल के टर्म में, सो इट विल बी ज्योग्राफिकल साउथ से ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ आप आंसर देंगे। सो इट इज फ्रॉम ज्योग्राफिकल साउथ टू ज्योग्राफिकल नॉर्थ। करेक्ट आंसर विल बी बी। 27, द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ है और जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ के कोर में मोल्टेन स्टेट में आयरन, कोबाल्ट, निकेल ये सब प्रेजेंट है और जब ये मूव करते हैं तो ये करंट कैरिंग कॉइल की तरह बिहेव करता है और करंट कैरिंग कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो यहाँ पे रोटेशन ऑफ अर्थ जो है दैट विल बी रिस्पांसिबल फॉर मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, which of the following independent quantity is not used to specify the earth magnetic field। तो एंगल ऑफ डी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और
वर्टिकल कंपोनेंट, ये रहा हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये है वर्टिकल कंपोनेंट, और दोनों के कारण जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाएगा उसे हम लोग एंगल ऑफ डीप कहते हैं। तो इन तीनों फैक्टर पर ये डिपेंड करता है, लेकिन डिक्लाइनेशन का यूज हम लोग नहीं करते हैं। तो नॉट यूज्ड पूछा जा रहा है, सो करेक्ट आंसर इज बी। Next question is the magnetic flux linked with a coil of n turns of area of cross section A held with a plane parallel to the field। चूंकि इसका जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, इट मींस नो मैग्नेटिक फील्ड इज पेनिट्रेटिंग थ्रू द सरफेस, तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। और इन अदर वर्ड्स आप ये भी बोल सकते हैं कि इस का जो एरिया वेक्टर होगा, इस प्लेन का जो एरिया वेक्टर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और फ्लक्स के फॉर्मूला में जैसा कि हम लोग जानते हैं इट विल बी बी ए कॉस थीटा, और जब थीटा की जगह पे आप 90 पुट करेंगे एज यू नो कॉस 90 जीरो, सो फ्लक्स हमारा जीरो होगा और करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोल ऑफ इंडक्टेंस इज इक्विवेलेंट टू। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस ये कॉइल में करंट के फ्लो को अपोज करता है, तो ये इनर्शिया की तरह बिहेव करता है। सो द रोल ऑफ इंडक्टेंस इज इक्विवेलेंट टू इनर्शिया। 32 two identical coaxial coils P and Q carrying equal amount of current in the same direction are about nearer। तो एक दूसरे के नजदीक हम लोग ला रहे हैं, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो सपोज करिए इस करंट कैरिंग कॉइल को जब इसके आप नजदीक लाते हैं तो इसके कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड इसके P के कारण Q के फेस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इंक्रीज होता है। अकॉर्डिंग टू लेंजेस रूल ये अपना मैग्नेटिक करंट को इस तरह से डेवलप करेगा सो दैट इट विल अपोज द काउज। तो इसके लिए इसमें जो करंट का डायरेक्शन होगा, पहले ये क्लॉकवाइज था, अब इसे उल्टा करना होगा, एज ए रिजल्ट यहाँ पर करंट रिड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू लेंजेस रूल। सेम केस में Q से अगर P का इफेक्ट को आप देखेंगे तो P में भी डिक्रीज होगा, तो आप बोलेंगे कि बोथ एंड P एंड Q में हमारा करंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है अकॉर्डिंग टू लेंजेस रूल। नेक्स्ट 33 द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन अ वायर मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड यूजिंग। तो इसके लिए हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंजेस लॉ इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 इन अ गिवन फिगर करंट फ्रॉम ए टू बी इन द स्ट्रेट वायर इज डिक्रीजिंग। तो इसमें जो करंट है डिक्रीज कर रहा है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर डेवलप होगा, करंट का डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ पर जो अगर आप राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं और थंब को करंट के डायरेक्शन में पॉइंट आउट करते हैं, तो यहाँ पर जो कर्लिंग फिंगर का जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ होगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, लेकिन ये करंट चूंकि डिक्रीज कर रहा है, एज ए रिजल्ट हमारा बी का वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो लेंजेस रूल के अकॉर्डिंग ये जो कॉइल है, इस कॉइल में करंट इस तरह से डेवलप होगा ताकि उस काउस को ये अपोज कर सके। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चूंकि डिक्रीज कर रहा है, तो ये चाहेगा कि डिक्रीज ना करे, तो इसके लिए इसमें जो करंट फ्लो होना होगा वो करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होना होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होने के कारण आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड फिर से इंक्रीज होगा और ये जो काउस है काउस को अपोज कर सकेगा। सो यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। सो करेक्ट आंसर इज बी। तो होप स्टूडेंट्स आप सभी क्वेश्चंस को समझ पा रहे होंगे और समझ के हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे होंगे। फाइनली मैं कहना चाहूंगा कि आपको एग्जाम का टेंशन नहीं लेना है, बल्कि अपने परफॉर्मेंस को प्रीवियस डे के परफॉर्मेंस से इंक्रीज करना है। पर डे अगर आप छोटे छोटे एफर्ट से भी अगर अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने आप को निखार रहे हैं। आपका कंपटीशन दूसरे से नहीं बल्कि अपने आप से है।
प्रीवियस डे से है, नेक्स्ट डे का परफॉर्मेंस जस्ट आपको इंक्रीज करना है। सो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम को आसानी से क्रैक कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।